Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start the last chapter of partnership. It's a dissolution of partnership form. According to section 39 of Partnership Act 1932, dissolution of partnership means dissolution of a partnership among all the partners of the firm. Means we are going to scale down the business operation. इस इवेंट में क्या होता है कि जितनी फर्म की एसेट पड़ी होती हैं वो सारी सेल कर दी जाती हैं, जितनी लायबिलिटीज होती हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटीज वो पे कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स के अकाउंट सेटल कर दिए जाते हैं। बट अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ज्यादा है और फर्म के पास फंड कम है तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट एसेट के थ्रू पे करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करने का मतलब कि फॉर्म की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, सारी लाइक बिजनेस ऑपरेशन क्लोज हो जाता है। राइट, अब डिसॉल्यूशन के डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट, तो अगर पार्टनर्स एग्रीड हों, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी पार्टनर्स अगर सारे चाहते हैं कि फॉर्म बंद कर दी जाए तो म्यूचुअली मिलकर वो सारे फॉर्म बंद कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि फर्म जिस काम के लिए बनी थी, जिस वेंचर के लिए बनी थी वो काम पूरा हो गया तब फर्म बंद हो सकती है, या जितने पीरियड के लिए फर्म हमने बनाई थी, पार्टनरशिप की थी, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तब भी फर्म बंद हो सकती है। ठीक है, या फिर ये कह दें ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ पे भी फर्म बंद की जा सकती है। ठीक है, और अगर फर्म एट विल है तब अगर कोई पार्टनर नोटिस देता है तो नोटिस देके भी वो अपनी इंटेंशन बता सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना है, तब भी वो पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दिया जाता है। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट कब इंटरवेंशन करता है? व्हेन सम ऑफ द पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। ठीक है, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या फिर वो जानबूझ के एग्रीमेंट को ब्रीच करते हैं, या फिर ये कह दें कि लाइक दे आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, मिसकंडक्ट कर रहे हैं जिसका बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कोर्ट फाइंड द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइबल। ठीक है जी, तो ये कुछ मोड्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस फर्म बंद कर दी जाती है। ओके, जब बिजनेस फर्म को बंद करते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? जितनी एसेट्स पड़ी होती हैं, जो सेलेबल एसेट्स हैं, उनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी तक आप जो बना रहे थे पहले वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें जस्ट हम क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, तो उसमें हम एसेट का गेन और लॉस लिखते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस लास्ट पे होता है वो पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ हम एसेट को सेल करने लगे हैं। यहाँ हम उसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे कि उसकी वैल्यू में क्या चेंज आया, वैल्यू उसकी बढ़ी या कम हुई। हम यहाँ क्या करने लगे हैं, हम एसेट को सेल करने लगे हैं, लायबिलिटीज को पे करने लगे हैं। तो ये अकाउंट उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने रिटायरमेंट में किया, एडमिशन में किया, डेथ ऑफ पार्टनर में किया, वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट अभी जो हम करने लगे हैं इट्स अ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स को सेल करके कितने फंड रियलाइज हो रहे हैं, कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, कितना हमने लायबिलिटीज को पे करना है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले जितने एसेट सेलेबल हैं, जिनको सेल किया जा सकता है, वो सारे एसेट के अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं और उनको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब वहाँ उनकी समरी बन जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट रह गया रियलाइजेशन, बाकी सारे एसेट के अकाउंट क्लोज कर दिए जो एसेट्स सेलेबल है। ठीक है जी, इसके अलावा जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, उनके अकाउंट भी क्लोज कर दिए जाते हैं। वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एसेट सेल की जाती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही लायबिलिटीज पे की जाती हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं आपको कुछ एंट्रीज लिखवा रहा हूं, ये बेसिक एंट्रीज हैं। उसके बाद हम इनके लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, जर्नल भी करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स में, उसमें जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया उसमें ऑप्शन दी हुई है डिसॉल्यूशन की और रिटायरमेंट की। ठीक है जी, तो डिसॉल्यूशन की जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं और लेजर्स बनाने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक, पर इतना जरूर है कि 5 मार्क्स में डेफिनेट समय आएगा जरूर। ठीक है, या तो जर्नल आए या फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, या बैंक अकाउंट बनाने के लिए आ जाए। ठीक है, पर मैं 70% वेटेज दे रहा हूं रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज को। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपको अच्छी तरह आती होनी चाहिए। अकाउंट को वेटेज मैं 30% देता हूं। मुझे लगता है कि अकाउंट
कम आएगा, अकाउंट के चांसेस कम है, और रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस ज्यादा हैं, डेसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए स्टार्टिंग हम जर्नल एंट्री से करते हैं। किस सिचुएशन में क्या क्या एंट्री पास करनी है मैं बहुत सारी एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ एंट्रीज अभी करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितनी सेलेबल एसेट्स पड़ी होती हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। उन एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या आएगी, realization account debit to sundry assets account, ठीक है जी। टू लैंड अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, जो भी एसेट्स हैं आपने उनकी एंट्री करनी है। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। ये फर्स्ट एंट्री है, जब हम बाकी अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं एसेट्स के, और सारे एसेट कहाँ ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे, ठीक है जी, जो उनकी बुक वैल्यू है। सेम जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसकी एंट्री इससे रिवर्स हो जाएगी। वो क्या होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट to realization account, being external liabilities transfer to realization account, ठीक है जी। उसके बाद एसेट तो सारी ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एसेट्स अगर सेल होती है, इफ एसेट्स रियलाइज्ड या सेल हो रही है, जितने की हम एसेट सेल कर रहे हैं, एसेट अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया, वो सारे एसेट्स कहाँ आ चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब एसेट की सेल होगी तो किसके थ्रू होगी, रियलाइजेशन के थ्रू। लायबिलिटीज की पेमेंट होगी तो किसके थ्रू होगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करेगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, कोई पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर करेगा तो भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है जी। तो अब जितने अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की एंट्रीज आ सकती हैं, वो एक एक करके हम सारी डिस्कस करते हैं। एसेट हमने ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। समटाइम जब अकेला जर्नल एंट्रीज का सम आता है तो वहां पे आपको पहले ही बोल देते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपने उसके बाद वाली एंट्रीज करनी है, ठीक है जी। तो जब वो कोई भी एसेट आपको सेल करने के लिए कहेंगे तो आपने क्या एंट्री करनी है, कैश अकाउंट, कैश या बैंक, बैंक भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स सोल्ड, एसेट सेल कर दी हमने या रियलाइज कर दी, ठीक है जी। पर अगर एसेट पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली तो क्या एंट्री करेंगे, इफ एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अभी तो हमने रियलाइज किया है, और अगर यही एसेट पार्टनर टेकन ओवर कर लेता है तो क्या एंट्री आएगी, ठीक है जी। अगर सेल की तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली तो क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर रिसीवर हो जाएगा, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल से हम पैसे कट कर लेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, वहां से पैसे विड्रॉ कर लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम नहीं लिखना आपने, ठीक है जी, आपने रियलाइजेशन के थ्रू ही एसेट सेल या लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर,
ठीक है जी, बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अब अगर लायबिलिटीज पे करें तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की हम पेमेंट करते हैं, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है जी, बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है जी, लायबिलिटीज को पेमेंट कर दी। पर अगर यही लायबिलिटी पार्टनर टेकन ओवर कर ले तो यहां तो हमने पेमेंट किया है, अगर पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने लायबिलिटी टेकन ओवर की तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री, ये तो थी हमारी एसेट टेकन ओवर होगी या लायबिलिटी टेकन ओवर होगी, एसेट सेल कर दी या लायबिलिटी सेल कर दी। इफ अ क्रेडिटर टेकन ओवर आर एसेट्स इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर जिसकी हमने पेमेंट करनी थी वो फुल सेटलमेंट में हमारी कोई एसेट टेकन ओवर कर लेता है, ठीक, क्रेडिटर आउटसाइडर जिसकी हमने पेमेंट देनी थी वो पेमेंट की जगह हमारी एसेट टेकन ओवर कर लेता है, तो उसके लिए नो जर्नल, ठीक है जी, बीइंग एसेट टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर, ठीक है जी बेटा, क्लियर है। तो ये एक बार नोट कर लो, फिर हम इससे नेक्स्ट वाली एंट्री करते हैं। ओके, नाउ एट्थ एंट्री, ठीक, पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दी जाती है, कोई सैलरी दी जाती है, कोई कमीशन दिया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी भी एंट्री किसके थ्रू आएगी, रियलाइजेशन के थ्रू। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, देख लेना ध्यान से बेटा। ये कई बार अकेला एक्सपेंसेस वाली ही जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। 3-4 कंडीशंस हैं तो एग्जाम में वो सारी कंडीशंस डाल देते हैं। फर्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड और कुछ नहीं किया, तो पेमेंट है, सिंपल एंट्री आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है जी, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बट समटाइम ये कहा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब देने तो फर्म ने थे पर फर्म की जगह पे किसने कर दिए, पार्टनर ने, तो फर्म रीइंबर्स कर देगी, फर्म उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग expenses paid by partner for the firm, फॉर्म के लिए किसने पे कर दिए, पार्टनर ने, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 11th एंट्री, अगर
पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर देती है, मतलब देने तो पार्टनर ने थे, ड्यूटी उसकी लगी है कि उसने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसकी जगह पे कौन कर देता है? फर्म। पार्टनर के लिए किसने पेमेंट कर दी? फर्म। तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। इट्स ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो उसकी एंट्री क्या आ गई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बीइंग realization expenses paid by firm for the partner, पार्टनर के लिए फर्म ने पे कर दिए। ओके, समटाइम ये भी हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय पार्टनर एंड इज पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने ही पे करने थे और पार्टनर ने ही पे कर दिए, ठीक है। तो फर्म का इससे कोई लेन देन नहीं है, नो जर्नल एंट्री। Being expenses are to be paid by partner, ठीक है जी। पार्टनर नहीं पे करने थे, पार्टनर नहीं पे कर दिए, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्म उसके एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर देती है तो वो तो यही एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा एंट्रीज हो सकती हैं अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पहले तो आउटसाइडर लायबिलिटीज पे होती हैं, ठीक है जी, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगी। उसके बाद पार्टनर का लोन पे होता है तो उसकी एंट्री है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, being partners loan repaid, ठीक है। पर इसके अलावा अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देती है। उसकी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग लोन टू पार्टनर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एंट्री है इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज लोन। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दे रखा है उसकी सेटलमेंट में फर्म की कोई एसेट टेकन ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है जी। यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो लोन की लिखनी है, एसेट की नहीं लिखनी। लोन के बदले में उसने एसेट टेकन ओवर की है तो लोन की वैल्यू लिखेंगे, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो रियलाइजेशन का अगर प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट, लाइक प्रॉफिट है अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर लॉस है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या आएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स और वाई पार्टनर है, टू रियलाइजेशन अकाउंट,
being loss डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, क्लियर बेटा। इसके अलावा बाकी जो एंट्रीज हैं जर्नल रिजर्व वगैरह की वो तो सेम ही रहते हैं। जर्नल रिजर्व कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो भी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, जो एसेट के साथ रिलेटेड फंड है लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो आपके यही आएंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा तो साथ साथ वो एंट्रीज भी बता दूंगा जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। जो फंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बट आगे उनका कोई फंड का कोई डिस्बर्समेंट नहीं करते, उनको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है बेटा, इन एंट्रीज को एक बार देख लेना, कल हम विद एग्जाम्पल जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा।